नमस्कार, मैं हूं सुबोध, पुलिस उपाधीक्षक। हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में समझा था, उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एफआईआर के बारे में, जो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 धारा 173 में वर्णित है। तो आज हम देखेंगे कि एफआईआर क्या है, सूचना कैसे दी जाएगी, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर की अवधारणा क्या है, महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं के मामलों में बयान लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से 7 वर्ष वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का क्या प्रावधान है, उसकी समय सीमा क्या होगी, किसकी अनुमति से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, और अंत में हम लोग जानेंगे कि पुलिस द्वारा यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसके बाद हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से आगे हम देखते हैं और समझते हैं एफआईआर क्या है। एफआईआर की परिभाषा किसी भी विधि में दी नहीं गई। एफआईआर में के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की सूचना अगर पुलिस को प्राप्त होती है तो वह एफआईआर बुक में रजिस्टर करेगा। लेकिन अगर परिभाषा के रूप में इसको समझना है, देखना है, तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक परिभाषा के रूप में हम सामान्य तौर पे एफआईआर को अगर देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, किसी भी संज्ञेय अपराध की सबसे पहली सूचना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। तो किसी भी संज्ञेय अपराध की सबसे पहली सूचना जो पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है और जिसको आधार बनाकर पुलिस द्वारा अभिलेख तैयार किया जाता है और उस अभिलेख को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है, वही अभिलेख एफआईआर कहलाता है। तो इसमें 2-3 बातें हैं समझने लायक, जिसको हम सबको समझना चाहिए। वो सबसे पहला चीज जो है संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं, यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम उसका कर देना चाहते हैं। संज्ञेय अपराध वैसा अपराध है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसूची 1 में जिसको संज्ञेय प्रदर्शित किया गया है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। उसी तरह से असंज्ञेय अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची 1 में जिसे असंज्ञेय घोषित किया गया है, वो असंज्ञेय अपराध कहलाता है। संज्ञेय अपराध की विशेषताएं हैं कुछ, जिसको समझ लेना आवश्यक होता है। तो संज्ञेय अपराध की क्या विशेषता होती है? संज्ञेय अपराध की विशेषता यह है कि संज्ञेय अपराध में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी कोई भी पुलिस अधिकारी बगैर मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त किए हुए या बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है किसी भी अभियुक्त की। उसी तरह से संज्ञेय अपराध में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसंधान प्रारंभ कर सकता है। तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं संज्ञेय अपराध की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें मजिस्ट्रेट साहब का इंटरफेयर ना हो, मतलब कि यह गंभीर अपराध है और इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं की जानी चाहिए, और इसीलिए इसको संज्ञेय बनाया गया। तो अब हम आगे देखते हैं संज्ञेय अपराध की सबसे पहली सूचना क्या है। सूचना कोई भी सूचना जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, एफआईआर का आधार बनेगा। तो सूचना के संबंध में हमें जान लेना है कि सूचना जो है उस पर हम यह नहीं तय कर सकते कि इसका जेन्युइननेस क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, सूचना सत्य है असत्य है, इससे
कोई मतलब नहीं है, आपको सूचना दी गई है। धारा 173 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह सूचना इस्तेमाल किया गया है। उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि वह तर्कसंगत हो या उसकी क्रेडिबिलिटी हो। मतलब कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है और अगर उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, बीएनएसएस की अनुसूची 1 में यदि उस अपराध को कॉग्निजेबल घोषित किया गया है तो उस पर पुलिस को एफआईआर करना ही करना है। किसी भी हाल में पुलिस उस पर एफआईआर करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो स्पष्ट है कि सूचना कैसी भी हो सकती है, मात्र उसमें यही एक कंडीशन है कि वो सूचना एफआईआर, वो सूचना जो है वह संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए। उसी तरह से सूचक, कौन सूचक हो सकता है? सूचक हर वह व्यक्ति हो सकता है जिसे घटना के बारे में जानकारी है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सूचक जो होगा वह विक्टिम ही हो या फिर जख्मी हो या फिर आई विटनेस हो। हर वो व्यक्ति सूचक हो सकता है जिसे घटना के संबंध में जानकारी है। सूचक गुमनाम भी हो सकता है। तो जब कोई सूचक गुमनाम है तब उस पर क्या कार्रवाई होगी? कौन कौन सी परिस्थिति में पुलिस को स्वयं के बयान पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? तो इसमें स्पष्ट रूप से एनएस गणानेश्वरम 2013 3 SCC 594 में यह बतलाया गया है कि जब किसी भी पुलिस अधिकारी को गुप्त सूचना गुमनाम व्यक्ति द्वारा या टेलीग्राफिक या टेलीफोनिक सूचना प्राप्त होता है और वह सूचना अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो वैसे अपराध पर पुलिस सो मोटो एफआईआर कर सकती है। उसी तरह से अगर पुलिस को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होता है और वह सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो ऐसी परिस्थिति में भी पुलिस सो मोटो एफआईआर कर सकती है, अपने बयान पर एफआईआर कर सकती है। कोई अपराध जो घटित होने का पता विशेष रूप से संबंधित पुलिस पदाधिकारी को ही चलता है, ऐसा कोई अपराध जो पुलिस पदाधिकारी को ही डायरेक्ट पता चलता है कि यह अपराध हुआ है और वह संज्ञेय अपराध है, तो वैसे अपराध में पुलिस को सो मोटो एफआईआर कर लेना चाहिए। उसी तरह से जब कोई संज्ञेय अपराध उसी स्थान और उसी समय घटित हो रहा हो जब वहां पुलिस पदाधिकारी मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस को सो मोटो एफआईआर करनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक और नया टर्म इस धारा में जुटा है और वह है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और इसकी परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21I में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, अन्य कोई बेतार दूर संचार डिवाइस या कंप्यूटर या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट या कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से घोषित करे कि यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, के साधन द्वारा के माध्यम से कोई लिखित या सचित्र या वीडियो कंटेंट की संसूचना जिसे एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को, एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को अंतरित किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, तो वैसे संसूचना के आधार पर भी एफआईआर दर्ज होगा। तो ऐसी संसूचना में या ऐसे डिवाइस में कौन से चीज आ सकते हैं? तो पेन ड्राइव उसमें आ सकता है, मोबाइल फोन उसमें आ सकता है, मोबाइल में धारित ईमेल आ सकता है, पेन ड्राइव तो हम लोग जान ही गए। तो इन सारे माध्यमों से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, लिखित हो, वीडियो के माध्यम से हो, तो उस आधार पे भी एफआईआर किया जा सकता है। तो
अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं बीएनएसएस की धारा 173 एफआईआर के बारे में क्या क्या प्रावधान करती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीएनएसएस की धारा 173 एक जो सब सेक्शन 1 है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो सब सेक्शन 1 में क्या प्रावधान किया गया है? सब सेक्शन 1 में बताया गया है संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, जहां घटना घटित हुई है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा, अभी हमने जिक्र किया है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी। तो इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना क्षेत्र पर विचार किए बिना, मतलब इसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं, यही जीरो एफआईआर का आधार है। जीरो एफआईआर, क्षेत्राधिकार पर विचार किए बिना घटना कहां घटित हुई है इससे कोई मतलब नहीं है। एफआईआर उसकी पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। इवन घटना के संबंध में सूचना विदेशों से भी दी जा सकती है। कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और अगर उसके भारत में घटना घटने की सूचना प्राप्त होती है, वह विदेश से भी सूचना दे सकता है और उसके माध्यम से एफआईआर की जा सकती है। तो अपराध किसी अन्य थाने में हुआ है और उसकी एफआईआर किसी अन्य थाने में कराई जा रही है, तो जो अन्य थाने में एफआईआर हो रही है वहां उसकी औपचारिक प्राथमिकी नहीं हो रही है, बल्कि वह तत्कालिक हो रही है और इसलिए उसको 0 नंबर एफआईआर बोला जाता है। वहां जो एफआईआर होगी उसका औपचारिक नंबर प्राप्त नहीं होगा, वहां 0 नंबर प्राप्त होगा और इसलिए इसको 0 एफआईआर बोला जाता है। जब संबंधित पुलिस थाने का पदाधिकारी एफआईआर दर्ज कर लेगा तो उस एफआईआर को जहां घटना घटित हुई है संबंधित थाने को भेज देगा। तो ये रहा 0 एफआईआर का प्रावधान। सूचना देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो सूचना लिखित रूप से भी दी जाती है, जो हम सारे लोग जानते हैं। सूचना मौखिक रूप से भी दी जा सकती है। जब कोई सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो थाना अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वह या तो स्वयं लिखे या अपने देख रेख में किसी अन्य पदाधिकारी से उस सूचना को लिखवाए और जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उस पर पढ़कर सुनाए, और यदि सूचना सही है और वो बताता है कि हमारे द्वारा जो सूचना दी गई है वह सही है, लिखा गया है, तो उस पर उससे हस्ताक्षर लेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचना प्राप्त कराई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सूचना प्राप्त कराई जाएगी उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजेगा उसे 3 दिनों के अंदर थाने पर आकर उस पर हस्ताक्षर बनाना होगा, जिसके बाद उसे विधिवत प्राथमिकी सूचना के आधार पर दर्ज की जाएगी और आगे का अनुसंधान किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना जब प्राप्त होती है तो किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा सूचना पहले एफआईआर बुक में दर्ज की जाएगी या जीडी स्टेशन डायरी में प्रविष्ट की जाएगी। तो निश्चित रूप से हम यह कहना चाहेंगे कि एफआईआर के बुक में ही इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा। और एक निर्णय है मधुबाला बनाम सुरेश कुमार 1997 8 SCC 476, जिसमें यह कहा गया है कि एफआईआर को अनिवार्य रूप से एफआईआर रजिस्टर में ही दर्ज किया जाना चाहिए, जो प्रायः 200 पृष्ठों की एक पुस्तक होती है। यद्यपि यह सत्य है कि सूचना जो प्राप्त हो रही है वह उसका संक्षेप स्टेशन डायरी में अंकित किया जाता है, किंतु मूल और विधिक आवश्यकता यह है
कि एफआईआर को विधिवत रूप से निर्धारित प्रारूप के एफआईआर बुक या रजिस्टर में ही दर्ज किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भजनलाल मामले में भी यह स्पष्ट किया है कि एफआईआर को एक पुस्तक में एक निश्चित प्रारूप के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देशानुसार या फिर जो बीएनएसएस की धारा 173 कहती है उसके अनुसार सूचना सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर में ही दर्ज की जाएगी और उस सूचना का सार जो होगा वो स्टेशन डायरी में अंकित की जाएगी, जनरल डायरी में अंकित की जाएगी। सूचना को स्टेशन डायरी में अंकित करने का क्या लाभ होगा? स्टेशन डायरी थाने का आईना होता है और प्रत्येक 2 घंटे पर थाना में जो भी छोटी मोटी बात से लेकर के सीरियस मैटर तक उस स्टेशन डायरी में अंकित किया जाता है और स्टेशन डायरी हर एक 2 घंटे पे बढ़ाई जाती है। यदि कोई सूचना अंकित नहीं किया जाना है तो यही लिखा जाता है कि अभी कोई सूचना लिखना नहीं है और आगे स्टेशन डायरी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एफआईआर के लिए थाने पर आता है और उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, वह निश्चित रूप से उसका सार जो है स्टेशन डायरी में अंकित किया जाएगा और जो भी किसने एफआईआर कराया, उसमें कितने व्यक्ति अभियुक्त हो गए, घटना किस कारण से हुआ, इन सारे चीजों का सार स्टेशन डायरी में अंकित कर लिया जाएगा। एफआईआर में अंकित समय और उसका सार स्टेशन डायरी में अंकित करने का समय बहुत मामूली सा अंतराल पर होगा और इसकी प्रति जो है वह बड़ी पदाधिकारी को भेज दी जाएगी। अब जब भी यह मामला उठेगा कि एफआईआर सही समय पर किया गया या नहीं किया गया, तो फिर वही स्टेशन डायरी इसका आधार होगा। स्टेशन डायरी देखी जाएगी और स्टेशन डायरी ही बतलावेगा कि एफआईआर सही समय पर किया गया था या नहीं किया गया था। अगर दोनों के समय में अंतर होगा और बहुत ज्यादा अंतर होगा, इसका मतलब कि एफआईआर बाद में की दर्ज की गई है। तो इस तरह से दोहरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और यह निर्धारित करता है कि एफआईआर में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एफआईआर उसी समय पर दर्ज की गई है जिस समय पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, यानी कि सूचना जिस समय प्राप्त हुआ एफआईआर उस समय दर्ज कर ली गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपधारा 1 का परंतु 1 महिला संबंधी अपराध। यदि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर 71 तक, धारा 74 से 79 तक या धारा 124 के अधीन है, यानी कि यौन अपराध से संबंधित मामला हो या एसिड अटैक से संबंधित मामला हो और सूचक वही महिला है जिसके साथ यह घटना घटित हुई है, तब सूचना केवल और केवल महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पदाधिकारी द्वारा दर्ज की जाए। एक बार इसको स्पष्ट हो लीजिए। यदि कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 तक, धारा 74 से लेकर 79 तक और धारा 124 से संबंधित है और सूचक वही महिला है जिसके साथ अपराध घटित हुई है, तब सूचना केवल महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा या अन्य महिला पदाधिकारी द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरह से यदि वह महिला अस्थायी या अस्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तब ऐसी सूचना उस व्यक्ति के, उस महिला के निवास स्थान पर या उसके विकल्प के अनुसार चुने गए स्थान पर स्थिति के अनुसार किसी द्विभाषीय की मदद से या विशेष एडुकेटर की मदद से उसकी उपस्थिति में दर्ज की जाएगी और ऐसी सूचना को लिखते समय वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। एक बार फिर इसको सुन लीजिए। यदि महिला अस्थायी या अस्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तब ऐसी सूचना
उस व्यक्ति के निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के, उस महिला के कहे अनुसार उसके किसी सुगम स्थान पर स्थिति के अनुसार यदि वह भाषा नहीं जानती है तो द्विभाषीय की मदद से, यदि वह बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो विशेष शिक्षक की मदद से उसकी उपस्थिति में दर्ज की जाएगी और ऐसी सूचना को अभिलिखित करते समय उसका वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, वीडियो फिल्म बनाई जाएगी। सूचना अभिलिखित करने के बाद जितना जल्द हो सके उसका बयान बीएनएसएस की धारा 183(6)(a) के अधीन 183(6)(a) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा। यदि उसका बयान नहीं दर्ज कराया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के पास तो वह कानूनन त्रुटि मानी जाएगी और इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रहे कि जब ऐसी कोई सूचना प्राप्त हो उसका बयान निश्चित रूप से किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ यथाशीघ्र दर्ज करा दिया जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है? सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि उपधारा 1 के तहत दर्ज सूचना या एफआईआर की एक प्रति तुरंत सूचनादाता या पीड़ित को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि एफआईआर की 5 प्रतियां बनाई जाती है और उस 5 प्रतियां में एक प्रति माननीय न्यायालय को भेजा जाता है, दूसरा प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाता है, तीसरा प्रति सर्किल इंस्पेक्टर के पास जाता है और उनके द्वारा अग्रसारित करने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भेज दी जाती है। चौथा प्रति सूचक के लिए होता है, सूचनादाता के लिए, और 5वां प्रति रिकॉर्ड के लिए थाने में रख ली जाती है। तो किसी भी सूचना की एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसकी एक प्रति सूचक को देना आपकी कानूनन बाध्यता है। आप कानूनी रूप से बंधे हुए हैं उस व्यक्ति को एक प्रति देने के लिए। यदि सूचक की पहचान है तो सूचक को एक प्रति दिया जाना परमावश्यक है और यदि सूचना गुप्त है तो पुलिस पदाधिकारी को स्वयं के बयान पर एफआईआर अंकित की जानी चाहिए। और इस बात की चर्चा की गई है स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई वर्सेस एनएस गणेश्वरम 2013 3 SSC 594 में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया प्रावधान बीएनएसएस में जोड़ा गया है एफआईआर के लिए और वह है प्रारंभिक जांच। ऐसे किसी भी अपराध की सूचना जिसमें सजा 3 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 7 वर्ष से कम है, यानी 7 वर्ष की सजा वाला अपराध इस प्रावधान में शामिल नहीं है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए कोई भी थाने का भार साधक पुलिस पदाधिकारी कम से कम पुलिस अधीक्षक की पूर्वानुमति से प्रारंभिक जांच कर सकता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तो यह स्पष्ट रूप से आपको वर्णित किया गया है कि उसकी प्रकृति और गंभीरता, सूचना की प्रकृति और गंभीरता का आकलन करते हुए आपको जांच करनी है। यदि उसकी प्रकृति और गंभीरता ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है या फिर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो वैसी स्थिति में जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। जांच वैसी स्थिति में की जाएगी जब आपको लगता है कि वह मामला गंभीर नहीं है, इससे कोई विधि व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और मामला संदिग्ध प्रकृति का है, तभी जाकर उसमें उस पर भी पुलिस उपाधीक्षक, कम से कम पुलिस उपाधीक्षक की पूर्वानुमति से आप प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। इसमें भी असीमित समय के लिए जांच को नहीं रखा जा सकता है। जांच आपको 14 दिन के अंदर पूरी कर लेनी है और अगर बीच में ही मामला स्पष्ट हो जाता है कि यह संज्ञेय श्रेणी का है तो वहीं एफआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और वहीं से अनुसंधान प्रारंभ हो जाएगा। एफआईआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जैसे ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं
और उसके आधार पर हम देखें कि उस निर्णय में क्या क्या कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है ललिता कुमारी वाले निर्णय में कि जब किसी पुलिस थाने के भार साधक पदाधिकारी को संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तो उस सूचना पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की बाध्यता है। पुलिस का उसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है और ऐसे सूचना पर प्रारंभिक जांच की अनुमति भी नहीं है। यह आपके लिए बाध्यता है कि आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राप्त हो तो उस पर आप एफआईआर करें और एफआईआर से संबंधित सारी कार्रवाई विधिवत करें। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वह घटना के बारे में यह जांच कर सके कि घटना क्या है, घटना की सूचना की सच्चाई क्या है। उसी निर्णय में आगे कहा गया है कि यदि प्राप्त सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि मामला संज्ञेय प्रकृति का है या असंज्ञेय प्रकृति का। इससे अधिक कोई जांच नहीं होगी। जांच सिर्फ इतना ही होगा कि वह मामला संज्ञेय प्रकृति का है या असंज्ञेय प्रकृति का। निर्णय में आगे बतलाया गया है यदि जांच में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्राथमिकी अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच के बाद शिकायत बंद कर दी जाती है, ऐसी शिकायत बंद करने की प्रविष्टि की एक प्रति प्रथम सूचनादाता को 1 सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। मतलब यहाँ जो जांच का दायरा था उस दायरा में भी आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको बता देना है कि यह मामला असंज्ञेय प्रकृति का है और इसमें शिकायत बंद कर दी गई है। आगे है यदि कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा हो गया तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। यदि पुलिस अधिकारी को प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मामला कितना गंभीर है एफआईआर दर्ज नहीं करना इस निर्णय में स्पष्ट हो जाता है। जांच का उद्देश्य क्या होगा इस निर्णय में इसका भी खुलासा किया गया है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त सूचना की सत्यता या असत्यता की जांच करना नहीं है बल्कि केवल यह पता लगाना है कि क्या सूचना में किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है। घटना सत्य है असत्य है इससे कोई पुलिस को सरोकार नहीं है। अगर सूचना प्राप्त होती है और उस सूचना से संज्ञेय अपराध बनता है तो सीधे एफआईआर बुक पे एफआईआर होगी, सनहा एंट्री नहीं होगी, जांच नहीं होगी, सीधे एफआईआर बुक पर आपको एफआईआर करना है और उसका अनुसंधान प्रारंभ करना है। इस निर्णय में यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार के मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकेगी। तो प्रत्येक मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है उनकी श्रेणियां इसमें दर्शाई गई है, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शादी ब्याह का जो मामला होता है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस तरह के मामलों में जांच की जा सकती है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट अगर कोई है तो उसमें जांच की जा सकती है। कॉमर्शियल ऑफेंसेस में जांच की जा सकती है। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस इसमें भी जांच की जा सकती है। करप्शन केसेस में जांच की जा सकती है। और ऐसा मामला जो देर से प्राप्त हुआ हो, असाधारण रूप से देरी के बाद आपके पास सूचना प्राप्त हो रही हो और आपको संदेह हो रहा है जिसमें देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया है, ऐसे सूचनाओं की प्रारंभिक जांच की जा सकती है। आगे इसमें सूचना की प्रारंभिक जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और वह समय सीमा 7 दिनों से अधिक की नहीं होगी और इस विलंब के तथ्य और उसके कारणों को स्टेशन डायरी में प्रविष्ट किया जाना भी आवश्यक होगा। अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रारंभिक जांच समयबद्ध होनी चाहिए और यह सीमा 7 दिनों से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। मतलब समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आप प्रारंभिक जांच कितने दिनों में कर लेंगे और जो विलंब होगा
उस विलंब का कारण आपको स्पष्ट करना होगा और स्टेशन डायरी में उसकी प्रविष्टि करनी होगी। अब चूंकि स्टेशन डायरी या जनरल डायरी, थाना दैनिकी जिसको बोलते हैं, उसमें थाने में प्राप्त सभी सूचनाओं का अभिलेख है वह, और इसलिए यह निर्देश दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी सूचनाएं, चाहे वे एफआईआर दर्ज करने या जांच करने के लिए परिणामित हों, उक्त डायरी में अनिवार्य रूप से और सावधानी पूर्वक दर्शाई जानी चाहिए। और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी अगर लिया गया है तो वह स्टेशन डायरी में प्रदर्शित होगा। तो प्रारंभिक जांच को नए बीएनएसएस में भी शामिल किया गया है और ललिता कुमारी के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, एक बार हम लोग संक्षेप में उस अंतर को देख लेते हैं। तो बिंदुवार अगर हम लोग देखें तो एफआईआर दर्ज करने के सिद्धांत की बिंदु अगर देखें तो ललिता कुमारी में संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। उसी तरह से बीएनएसएस में संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर अनिवार्य है, परंतु कुछ परिस्थितियों में प्रारंभिक जांच की जा सकेगी। प्रारंभिक जांच का स्वरूप क्या होगा? तो ललिता कुमारी में केवल अपवाद, एक्सेप्शन में ही जांच की जा सकती है, यह सामान्य नियम नहीं है। बीएनएसएस में इसको वैधानिक रूप से मान्यता मिली है। किन मामलों की जांच की जा सकेगी? ललिता कुमारी में उसको स्पष्ट किया गया है, मैट्रिमोनियल, कॉमर्शियल, मेडिकल, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन, डिले वाली शिकायतें। बीएनएसएस में धारा में व्यापक शक्ति पुलिस को प्रदान की गई है और पुलिस को विवेकाधिकार दिया गया है कि तत्काल एफआईआर न करके वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। समय सीमा ललिता कुमारी में 7 दिनों का समय दिया गया है, बीएनएसएस में इसको बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया है। ललिता कुमारी में एफआईआर दर्ज का मामला बंद करने का निर्णय स्टेशन डायरी में अंकित होना चाहिए। बीएनएसएस में एफआईआर दर्ज या मामला बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है, शिकायतकर्ता को इसको सूचना देना अनिवार्य है। हालांकि शिकायतकर्ता को ललिता कुमारी में भी मामला बंद करने का निर्णय जो होगा उसको शिकायतकर्ता को देना है। कानूनी स्थिति देखें तो ललिता कुमारी सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दिशा निर्देश है, जबकि बीएनएसएस में देखें कि यह संसद का वैधानिक प्रावधान है। तो इस तरह से हम लोगों ने ललिता कुमारी बनाम बीएनएसएस में प्रारंभिक जांच के क्या मुख्य अंतर है इसको हम लोगों ने देखा। अब हम इसे निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। तो ललिता कुमारी केस में पहली बार साफ किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, पुलिस की बाध्यता है, पुलिस का विवेकाधिकार नहीं है और प्रारंभिक जांच केवल अपवाद है। बीएनएसएस की धारा 173 में इसी सिद्धांत को कानूनन रूप दिया गया है, परंतु जांच की जो समय सीमा है वह 7 दिनों से बढ़ाकर 14 दिन कर दी गई है और पुलिस को विवेकाधिकार भी दिया गया है कि किन परिस्थितियों में एफआईआर तुरंत न करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। यानी अब प्रारंभिक जांच केवल न्यायिक दिशा निर्देश नहीं रहा, बल्कि कानूनन स्वीकृति इसे प्रदान की जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपधारा 4। एफआईआर दर्ज करने से अगर कोई पुलिस पदाधिकारी इंकार कर दे तो फिर क्या उपाय है? तो यदि कोई थाने का भार साधक पुलिस पदाधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तब पीड़ित या सूचनादाता सीधे संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित या डाक द्वारा सूचना भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसा लगता है और उस जांच से उन्हें यह प्रतीत होता है कि यह मामला संज्ञेय प्रकृति का है, तो उसकी जांच या तो वो स्वयं कर सकते हैं या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को उसके लिए डिप्यूट कर सकते हैं और जिस पदाधिकारी को यह जांच दिया जाएगा उस पदाधिकारी के पास वह सब अधिकार होगा जो एक थानेदार के पास अधिकार होता है। यदि फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो सूचक को यह अधिकार होगा कि वह माननीय न्यायालय में जाए, मजिस्ट्रेट के पास
एक एफिडेविट देकर यह कहे कि हमने पुलिस के पास गए थे और मेरी एफआईआर नहीं ली गई है, और मजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी सूचना दर्ज करा सकता है। तो इस तरह से आज हम एफआईआर के बारे में समझे, जाने एफआईआर क्या है, एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है, एफआईआर में महिलाओं को क्या विशेषाधिकार दिया गया है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि किसी तथ्य को समझ नहीं पाए हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, हम आपको उसका उत्तर देकर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.